नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 13th लेक्चर है और यहाँ पर हम जीएस के 1, 2, 3, 4 चारों पेपर में से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है द संगम लिटरेचर सर्व्स एज द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड सब्सटैंशिएट। संगम साहित्य उस काल के इतिहास के स्रोत के रूप में कार्य करता है, पुष्टि करें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो संगम जो साउथ इंडिया है उसकी हमें जो है सबसे पहले जो साक्ष्य है जो हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है वो संगम लिटरेचर से ही पता चलता है। और इसके पहले कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी हिस्टोरिकल लिटरेचर जो है हमें साउथ इंडिया से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमें ऐसे ग्रंथ जो कि हमें बताते हैं साउथ इंडिया के बारे में वो है संगम लिटरेचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम संगम काल की बात करें, संगम पीरियड की बात करें तो ये जो है 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक का पीरियड था। और अगर हम एरिया की बात करें, ठीक है, तो एरिया की बात करें तो ये साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताता है। और उसमें भी अगर हम पर्टिकुलरली एरिया की बात करें तो जो कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर है उसके साउथ की जो एरिया है उसके बारे में जो है हमें हिस्ट्री बताता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब संगम का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है संगम का बात कर रहे हैं तो संगम का मतलब होता है एसोसिएशन। ठीक है, तो ये एसोसिएशन किसका है? एसोसिएशन है तमिल पोएट्स का। तमिल पोएट्स का एसोसिएशन में बहुत सारे जो है विद्वान जो है वो एकत्रित होते थे और वहाँ पर जो इतने भी उनके लेख होती थी, रचनाएं होती थी, उसको प्रस्तुत करते थे। ठीक है, उसको प्रस्तुत करते थे और इस संगम में जब उसको अप्रूवल मिल जाती थी उनके लेख को, उसके बाद ही जो है उसको प्रकाशित किया जाता था, उसको पब्लिश किया जाता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी ये संगम हुए थे ये जो है पंड्या राजा के, ठीक है, पंड्या राजा के शाही संरक्षण में ही जो है इनका आयोजन किया गया था सभी संगम का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 संगम के साक्ष्य मिलते हैं और ये 3 जो संगम है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मुचंगम। तो यहाँ पे अगर हम तीनों संगम की बात करें तो पहला संगम जो है वो कहाँ पर हुआ था? वो मदुरई में हुआ था। मदुरई क्या थी? मदुरई जो थी वो पंड्यास की पहले कैपिटल भी हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मदुरई में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी अगस्त्य ऋषि ने। ठीक है, अगस्त्य ऋषि कौन थे? अगस्त्य ऋषि वही थे जिन्होंने की वैदिक कल्चर, वैदिक सिविलाइजेशन का प्रचार प्रसार जो है वो साउथ इंडिया में किया था। तो यहाँ पे जो है इस संगम में जो है बहुत सारे लेखकों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति की और उसको प्रकाशित करने की जो है अनुमति भी प्राप्त की, लेकिन उसमें से कोई भी लिटरेचर, कोई भी जो है रचना जो है अभी जो है अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई भी अवेलेबल नहीं है और ऐसा माना जाता है कि जो पहले संगम थे उसमें बहुत सारे देवता और पौराणिक ऋषियों ने भी भाग लिया था। ठीक है, और लेकिन अभी जो फिलहाल में कोई भी साहित्यिक कृति जो है उपलब्ध नहीं है, कोई भी साहित्यिक कृति जो है अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड संगम। सेकंड संगम जो है ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कपाटपुरम में। ठीक है, कपाटपुरम में हुआ था और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी अध्यक्षता जो है वो भी अगस्त्य ऋषि ने ही की थी। अगस्त्य ऋषि ने ही की थी और यहाँ पे भी जो है बहुत सारे जो है रचनाओं को अनुमति मिली प्रकाशित होने की, लेकिन उसमें से केवल एक ही जो है ऐसी रचना है जो कि अभी भी उपलब्ध है, जो कि है तोल्कापियम। तोल्कापियम जो है जिसको तमिल ग्रामर के नाम से भी जाना जाता है। तमिल ग्रामर, और इसके लिखा किसने था? इसको लिखा था तोल्कापियर ने। ठीक है, तोल्कापियर जो कि अगस्त्य ऋषि के ही एक शिष्य भी थे। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड संगम। थर्ड संगम ये भी मदुरई में हुआ था और यहाँ पर भी जो है बहुत सारे जो है रचनाओं को प्रकाशित करने की अनुमति दी गई थी और उसमें से कुछ संकलित ग्रंथ जो है अभी भी मौजूद है जो कि हमें साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जो है वो नक्कीरन ने की थी। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से जो है संगम लिटरेचर के अंतर्गत जो है आती है। तो संगम साहित्य में कौन कौन से शामिल है? एक है तोल्कापियम। ठीक है, तोल्कापियम जैसा कि हम बात कर चुके हैं, इसे तमिल ग्रामर भी कहा जाता है और इसको तोल्कापियर द्वारा लिखी गई थी। और इसमें जो है वहाँ के जो भी संगम पीरियड है, जो भी संगम काल है, वहाँ के जो है राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में बताया गया है।
ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो तोलकापियम है वहां से जो है हमें सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन जो भी संगम काल में थी, हमें उसके बारे में पता चलता है। इसके बाद हम देखेंगे एथु थोके। ठीक है, एथु थोके जो है ये जो है इसमें भी जो है इसमें 8 जो छोटी छोटी पोयम्स है उसका जो है संकलन किया गया है। और यहाँ से हमें जो संगम राजा के बारे में जो है पता चलता है, और यहाँ पे जो संगम काल में क्या सोसाइटी थी उसके बारे में हमें पता चलता है। और एथु तोगई जो है इसको जो है एक बहुत ही ज्यादा तमिल लिटरेचर का एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल जो है माना गया है। इसके बाद हम देखेंगे पत्थु पाट्टू। ठीक है, पत्थु पाट्टू जो है ये क्या है, इसमें जो है 10 स्मॉल पोएम्स का जो है यहाँ 10 स्मॉल पोएम्स का जो है संकलन है। और यहाँ से जो है हमें पांड्या राजा नेंडू जेलियन और चोला राजा कराईकल के बारे में जो है इसमें इनका विवरण जो है यहाँ पर हमें मिलता है। तो इसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्या है, पदिनेन कील कनक्कू। ठीक है, पदिनेन कील कनक्कू जो है ये वहाँ के जो है एथिक्स और मॉरल्स के बारे में बताता है। और इसमें जो है 18 पोएम्स का जो है संकलन है। और ये जो है वहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमी के बारे में बताता है, लव है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो इसके अंतर्गत जो है शामिल हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है 2 महाकाव्य, ठीक है, 2 महाकाव्य जो है वो भी हमें मिले हैं। एक तो है शिल्पाधिकारम। ठीक है, शिल्पाधिकारम जो कि जिसमें कि बताया गया है कि वहां पे जो है साउथ इंडिया में जो है पत्नी पूजा या फिर कन्नकी पूजा का जो है इसमें उल्लेख दिया गया है। और दूसरा है मणिमेगलई। ठीक है, मणिमेगलई क्या है, जहां से जो है ये मणिमेगलई जो है ये एक बुद्धिस्ट ट्रेडर के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, बुद्धिस्ट ट्रेडर के बारे में लिखा गया है। और जहां पे जो शिल्पाधिकारम जो है वहां पे खत्म होती है, उसके आगे जो है वो मणिमेगलई जो है वहां से शुरू होती है। और यहाँ पे इसकी जो तुलना है वो वात्स्यायन के कामसूत्र के साथ भी जो है की जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो कि यहाँ पे ये जो पथिनक किल कनक्कू जो है, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी तिरुवल्लुवर के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी जो है वहाँ पे जो है और इसको भी जो है पूरे तमिल लिटरेचर का जो है बेस माना गया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सब जो है साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो अब जो है क्या सोर्स है, क्या क्या उन्होंने बताया है, इस रचनाओं से हमें क्या पता चलता है साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, अब हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, राजनीति और प्रशासन के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर जो है 3 डायनेस्टीज की बात की गई है, जो कि है चेरास, चोलास और पंड्यास। तो हमें पता चलता है कि जो चोलास है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में थे, चेरास जो है ये साउथ वेस्ट रीजन में थे, और पांड्यास जो है वो साउथ ईस्ट के रीजन में थे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो है इन 3 डायनेस्टीज के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है अगर हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, सरकार का रूप बात करें, तो वो कौन सा था, वंशानुगत राजतंत्र था वहां पर। और यहाँ पर जो है एक राजा को जो है असिस्ट करने के लिए हम कह सकते हैं बहुत सारे ऑफिशियल्स जो है वो मौजूद थे, जैसे कि मिनिस्टर्स हुआ करते थे, प्रीस्ट हुआ करते थे, एनवॉयस हुआ करते थे, ठीक है, दूत हुआ करते थे, सैन्य कमांडर थे और जासूस हुआ करते थे, जो कि राजा को जो है असिस्ट करते थे उनका काम करने में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि राजा जो है वो वहां पे सबसे ज्यादा जो है पावरफुल किसको माना गया है, वो राजा को ही माना गया है। और राजा जो है वो उसकी मोस्ट प्रायोरिटी क्या थी, वो थी प्रजाहित, लोगों के लिए काम करना। और ये राजा की ही जो है ये राजा को ही जो है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वहाँ के रिलीजन, वहाँ की लिटरेचर, वहाँ की आर्ट जो भी थी, कला जो थी, उसको संरक्षण प्रदान करने का काम किसका था, वो राजा का ही था। ठीक है, तो वहां पे रोड्स एंड हाईवेज बनाया जाता था ताकि जो है स्मगलिंग, चोरी, डकैती जो है उसको रोका जा सके। और अगर हम इनकम की बात करें, सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, तो लैंड रिवेन्यू, ठीक है, भू राजस्व और विदेशी वस्तुओं पर जो सीमा शुल्क लगता था, वो उनका सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि वहां से जो है इनकी सबसे ज्यादा जो है इनकम आती थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कृषि है और व्यापार जो है वो दोनों ही जो है उन्नत, वो उस टाइम पे दोनों ही बहुत ही ज्यादा फ्लरिश कर रहे थे। और जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उन पे जो लगाए जाने वाले जो टैक्स थे, एग्रीकल्चर और ट्रेड, उन पे जो लगाए जाने वाले टैक्स थे, उन्हीं से जो है उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है होती थी।
अगर हम लैंड रेवेन्यू की बात करें तो लैंड रेवेन्यू जो है वो कैश में लिया जाता था, और जितना भी जो है अनाज जो उगाया जाता था उस उन दोनों के द्वारा, उन दोनों ही रूप में जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, और युद्धों में लूटा हुआ धन जो था वो राजकोष में वृद्धि का जो है प्रमुख साधन था। इसके बाद हम देखते हैं वहां पे जो राजा थे, ठीक है, जो भी राजा हुआ करते थे वो वहाँ के जो है प्रमुख चीफ न्यायाधीश भी होते थे, ठीक है, चीफ जस्टिस भी होते थे, और जो है उनको कोर्ट, उनके कोर्ट को क्या कहा जाता था, उनके कोर्ट को जो है मरम कहा जाता था। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे उनकी सोसाइटी के बारे में, ठीक है। अगर साउथ इंडिया की सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे जो लैंड है, भूमि का जो है पांच तरीके से जो है विभाजन किया जाता है। एक है कुरिंजी, उसके बाद है मुल्लई, फिर एक है मरुदम, फिर है एक नेदार, और फिर है पलई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो है 5 तरीके से जो है लैंड को जो है अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया था, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे लैंड से जो है वहाँ पे टैक्स वसूला जाता था। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो है हमें जो यहाँ पे हमें कास्ट सिस्टम के भी हमें जो है यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे जो रूलिंग क्लास थी वो कौन सी थी, वो थी अरसर, ठीक है, वो रूलिंग क्लास थी। फिर थी एक अंथनर, ठीक है, अंथनर थी। फिर एक थी वाणिगर जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स को काम करते थे। फिर उसके बाद थे वेलेलर जो कि एग्रीकल्चरिस्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सोसाइटी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैदिक जो हमें जो है जो आर्यंस है उनका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है यहाँ पे साउथ इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें वैदिक यज्ञ के बारे में भी जो है यहाँ पर बताया गया है, और यहाँ पे जो है वैदिक यज्ञ के बारे में, और क्योंकि यहाँ पे आर्यंस आ चुके थे इस वजह से जो है ब्राह्मण सोसाइटी जो थी, ब्राह्मण जो थे उनको बहुत ज्यादा जो है रेस्पेक्ट दी जाती थी, उनको बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी जाती थी, और उनको जो है कई प्रकार के जो है दान भी दिए जाते थे। यहाँ पे है कोई भी जो है स्लेव सिस्टम का हमें साक्ष्य नहीं मिलता है, स्लेव सिस्टम के बारे में किसी ने भी बात नहीं की है, और यहाँ पे जो है 8 तरह की जो है मैरिजेस के बारे में भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ इसके बाद अगर हम देखें सबसे पहले, ठीक है, तो जो सबसे ऊंचा स्थान किसका था, वो था ब्राह्मण्स का, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊंचा स्थान जो था वो ब्राह्मण्स का था। उसके बाद जो है वेलरार जो एग्रीकल्चरिस्ट थे उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। जो वेनिगर थे जो ट्रेडर्स थे उनकी हालत जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसके बाद आते हैं पुलैयार, या फिर हम उनको कह सकते हैं दस्तकार, जो कि जो है चमड़े से या फिर रस्सी से चटाई वगैरह बनाने का कार्य किया करते थे। इसके बाद हमें स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में बात करें, ठीक है। स्टेटस ऑफ वुमेन जो है यहाँ पे इंटेलेक्चुअल बौद्धिक खोज के लिए जो है उनको बहुत ही ज्यादा जो है उनको बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी जाती थी, और ऐसे बहुत सारी जो है वुमेन पोएट्स थी, जैसे कि अवैयार है, नचेचेलैयार है, ककई पडिनियर है, जो कि इस टाइम पे जो है बहुत ज्यादा जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और तमिल लिटरेचर के उत्थान में बहुत ज्यादा जो है कंट्रीब्यूट किया था। जो फीमेल्स थी उनके पास अपने पार्टनर्स को चूज करने की जो है पूरी आजादी थी, लेकिन जो भी विडोज थी उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। सती प्रथा भी कहीं कहीं पे मौजूद थी, लेकिन ये केवल जो है अपर कास्ट, अपर स्ट्रेटा में ही केवल वहां पे प्रचलित थी। इसके बाद अगर हम इसके यहाँ की इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में जो है ट्रेड, ठीक है, ट्रेड बहुत ज्यादा होता था। ट्रेड किसका होता था, स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स, ठीक है, जितने भी सूती कपड़े थे, रेशमी कपड़े थे, उनकी स्पिनिंग और वीविंग होती थी। और यहाँ पे जो इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड था, ठीक है, आंतरिक और बाह्य ट्रेड जो था वो दोनों ही बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा ही जो है वेल ऑर्गेनाइज था। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा होती थी, और एग्रीकल्चर इसलिए होती थी क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा कोस्टल एरिया था, यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया था, अनाज बहुत ज्यादा उगाया जाता था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो चेराज जो थे, ठीक है, चेराज जो थे वो कावेरी नदी का जो रिवर है, उसके कावेरी रिवर है उसका जो पानी है उसको इरिगेशन के रूप में यूज करते थे। और यहाँ पे इसीलिए जो है हम देखते हैं कि कृषि जो है बहुत ज्यादा फ्लरिश की थी, और यहाँ पे जो है इसी वजह से जो साउथ इंडिया के जो राज्य थे वो बहुत ही ज्यादा रिच थे, बहुत ही ज्यादा समृद्ध थे।
यहाँ पे जो है कोस्टल एरिया था, ठीक है। जैसे कि हम जाते हैं यहाँ पे कोस्टल एरिया साउथ इंडिया में, तो कोस्टल एरिया होने के कारण जो है यहाँ पे फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था। फॉरेन ट्रेड जो है बाहर से जहाज आती थी, तो जहाज की मरम्मत का काम भी यहाँ पर होता था, तो कि मेंटेनेंस ऑफ शिप्स का काम भी यहाँ पर किया जाता था, ठीक है। अगर तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पांड्यास थे, ठीक है, पांड्यास जो थे वो जो है घोड़ों को, ठीक है, हॉर्सेस को जो है हॉर्सेस का ट्रेड करते थे और बाहर से ही जो है हॉर्सेस को मंगवाते थे। रोमन कॉइन्स बहुत ज्यादा मिले हैं, रोमन कॉइन्स मिले हैं, इसका मतलब ये दिखाते हैं कि वहां से रोमन के साथ, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड बहुत ज्यादा हुआ करता था। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, एक्सपोर्ट आइटम्स की बात करें, तो उसमें कौन सी थी? काली मिर्च था, हाथी का दांत था, एलिफेंट टूथ था, मोतियां थी, सिल्क था, जेमस्टोन्स था, इन सब का एक्सपोर्ट किया जाता था। और अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में क्या था? जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, मूंगा है, शराब है, ये सब जो है इंपोर्ट किया जाता था। अरिका मेरू पोर्ट जो था, वो जो वेस्ट कोस्ट पे है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोस्ट हुआ करता था, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ट्रेड बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। तो यहाँ पे जो कॉटन के जो कपड़े बनाए जाते थे उसका बहुत ज्यादा महत्व था। और मेनली जो उरैयूर जिले से जो कॉटन के कपड़े जो बनाए जाते थे, उसकी बाहर जो है विदेशों में बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो थर्ड सेंचुरी एडी के बाद जो संगम, जो पूरा जो साउथ इंडिया हम कह सकते हैं संगम पीरियड जो है उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो संगम लिटरेचर है वो वहाँ की हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 2 से। क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड इश्यूज रिलेटेड टू अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया। भारत में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित महत्व और मुद्दों पर चर्चा करें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रूरल लोकल बॉडीज जो है ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा बनाई गई थी, और अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा बनाई गई थी। तो अर्बन लोकल बॉडीज होती क्या है, ठीक है, अब हम इसको समझेंगे। अर्बन लोकल बॉडीज जो है एक एग्जाम्पल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का एक उदाहरण है, जिसका की कार्य क्या होता है, कोई भी शहर हो या कस्बा हो, वहां पे जो है नागरिक सुविधाएं को उपलब्ध कराने का काम, वहां की जो पॉपुलेशन है उनको सिविक एमेनिटीज देने का, वहां की जो पॉपुलेशन है उस पर प्रशासन करने के काम को ही जो क्या वो किसकी जिम्मेदारी है? वो है अर्बन लोकल बॉडीज की। और अर्बन लोकल बॉडीज जो है, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन, कहीं पर जो है कितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से जो है जो लोकल बॉडीज है उसको कई तरीके से जो है कैटेगराइज किया गया है। तो इनका काम क्या होता है, ठीक है, इनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? इनकी जिम्मेदारियां होती है जैसे कि हमने बताया कि नागरिक सुविधाएं पहुंचाना, ठीक है, नागरिक सुविधाएं देना। तो इसमें क्या है, जैसे कि इसमें आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है, वेलफेयर, उनका जो है सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा या फिर परियोजना को बनाना या फिर विकास गतिविधियों पर काम करना, ठीक है। तो इनकी बहुत सारी जो है जिम्मेदारियां हैं, जिससे कि जो पूरा जो सिटी एरिया है या फिर टाउन एरिया है, टाउन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग को काम के ऊपर ये लोग काम करते हैं। तो इसके जो है कौन कौन से टाइप्स है, अगर टाइप्स की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है नगर निगम, नगर पालिकाएं, अधिसूचित क्षेत्र समितियां, नगर क्षेत्र समितियां, विशेष प्रयोजन एजेंसियां, टाउनशिप है, पोर्ट ट्रस्ट है, छावनी बोर्ड है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स है। तो ये सब उसके अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि आखिर इसकी सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस या फिर हम कह सकते हैं कि इसके महत्व क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कि ये जो है पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, सार्वजनिक सेवाएं जो है प्रदान करती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि करीब 1/3 ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ रहता है, वो अर्बन एरियाज में रहता है, ठीक है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2050 तक 877 मिलियन पॉपुलेशन जो है, ठीक है, इतनी 877 मिलियन पॉपुलेशन कहाँ पे रहेगी, वो अर्बन एरियाज में रहेगी। तो वहां पर जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसकी है? वो अर्बन लोकल बॉडीज की है। जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग हो गई, साफ पीने का पानी हो गया, ठीक है, इसके बाद है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, सैनिटेशन है। तो ये सब सुविधाएं जो है लोगों तक पहुंचाने का काम किसका है? वो अर्बन लोकल बॉडीज का है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सार्वजनिक सेवाएं जो है वो प्रदान करता है। इसके बाद हम देखेंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी बुनियादी ढांचा को बनाने में बहुत ही ज्यादा इसका महत्व है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन करना, उसका मेंटेनेंस करना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये किसका कार्य है? ये जो है नगर पालिका का काम है।
या हम कह सकते हैं अर्बन लोकल बॉडी का काम है। ठीक है, तो अर्बन लोकल बॉडी जो है वो इन सब वो कई जगह जो है इन्वेस्ट करती है, जैसे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी में, किसी भी शहर या फिर किसी भी अगर टाउन में, सिटी में अगर कहीं पे भी ग्रीन टेक्नोलॉजी को जो है लगाना है, तो वो काम किसका है? वो अर्बन लोकल बॉडी का है। ग्रीन बिल्डिंग्स बनाना है, क्लीन एनर्जी, ठीक है, तो ये सब काम कौन करता है? ये अर्बन लोकल बॉडीज ही करती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है कि जो भी कोई शहर होता है वहाँ पे जो है कई तरीके के रिस्क होते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, क्लाइमेट चेंज के जरिए कोई भी डिजास्टर हो सकता है। ठीक है, तो उसको जो फर्स्ट हैंड जो है कौन मैनेज करता है? वो अर्बन लोकल बॉडीज ही करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फ्लड्स है, ठीक है, तो फ्लड्स अगर कहीं पर आया तो यहाँ पे जो है लोकल गवर्नमेंट जो है उसकी वहाँ के जो जितना भी जो प्रबंधन करना है, वहाँ पे जो भी रिस्पॉन्ड करना है, तो वो कौन करती है? वो अर्बन लोकल बॉडीज ही करती है। उसके बाद जो है वहाँ की अर्बन लोकल नीड्स को समझते हुए वहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाती है। और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर कोई समझ लीजिए फ्लड्स आ गए हैं कहीं पर, तो वहाँ पे जो है रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास का काम करना है, रिकंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो वो भी अर्बन लोकल बॉडीज का ही काम होता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसके बाद हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी जो है सरकारी योजनाएं होती है, जैसे कि स्मार्ट सिटी है, स्वच्छ भारत मिशन है, या फिर हम कह सकते हैं अमृत है, हृदय है। ठीक है, तो इन सबको जो है अगर हम कहें कि लोकल लेवल पे कौन ध्यान देता है, उसका जो है अर्बन लोकल बॉडीज ही जो है उस पर ध्यान देती है। वहाँ पे कितना पैसा आ रहा है, उस पैसे को, रिसोर्स को किस तरीके से मोबिलाइज करना है, ये सब काम किसका होता है? वो अर्बन लोकल बॉडीज का ही होता है। इसके साथ साथ बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं जिसको कि विनियमित करता है, जिसको कि रेगुलेट करता है अर्बन लोकल बॉडीज़। जैसे कि लैंड यूज़ किस तरीके से होगा, उसको रेगुलेट करने का काम अर्बन लोकल बॉडीज़ का है। इसी तरह जो है कहीं पे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है या फिर वाटर सप्लाई करना है, कई वाटर सप्लाई है, कई जो कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए होते हैं, जैसे कमर्शियल पर्पस के लिए होता है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए होता है, तो उन सबको रेगुलेट करने का काम किसका है? वो अर्बन लोकल बॉडीज़ का ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस देखे गए हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ को। ठीक है, जब वो काम करती है तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। अब हम एक नज़र उस पर डालेंगे। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है फाइनेंसेस, या फिर हम कह सकते हैं वित्त। ठीक है, तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, इनके पास जो है फाइनेंसेस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ठीक है, स्कैरसिटी ऑफ फाइनेंसेस है, और ये जो है इनके पास जो बहुत ही लिमिटेड पावर होती है टैक्सेशन की। ठीक है, टैक्सेशन की बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड पावर होती है, जिसकी वजह से उनके पास जो है फाइनेंसेस की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, और उन्हें अल्टीमेटली जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही जो है डिपेंडेंट होना पड़ता है। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2018 में क्या कहा गया कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वो जो प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करते हैं उसको ये मैक्सिमम पोटेंशियल तक जो है मैक्सिमम तरीके से जो है उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो है उनके जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, कहीं ना कहीं वो जो स्वायत्ता है, ठीक है, वित्त स्वायत्ता जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो उनको जो है फाइनेंसेस में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके बाद हम देखते हैं इरेगुलर इलेक्शन, अनियमित चुनाव होते हैं। कई बार कई ऐसे स्टेट में देखा गया कि कहीं पे जो है कई सालों से जो है इलेक्शंस नहीं हुए हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि हम देख सकते हैं तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में काफ़ी समय से जो है इलेक्शंस नहीं हुए थे। तो ऐसी जो है यहाँ पे अगर इलेक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे जो हमारी जो पूरी जो विकेंद्रीकरण की जो पूरी पॉलिसी है, विकेंद्रीकरण करके जो है लोक की गवर्नमेंट को जो है और ज़्यादा अच्छा गवर्नेंस को और ज़्यादा अच्छा किया जा सके, तो ये जो पूरा पर्पस है ये डिफीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो इस पहले क्या होता था कि जो जैसे कि हम जानते हैं कि जीएसटी में क्या हुआ है, बहुत सारे टैक्सेस जो है वो सब्स्यूम हो गए हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत कर लिया गया, जैसे कि ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है, लोकल बॉडी टैक्स है, एडवर्टाइजमेंट टैक्स है। तो ये सब क्या करते थे? ये सब लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज लगाती थी, लेकिन जो है अब जीएसटी में सब्स्यूम हो गया है, और उसके बाद भी जो इसके लिए कोई भी कंपनसेशन जो है उसका कोई भी प्रोविजन नहीं है कंपनसेशन का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनके फाइनेंसेस जो है इफेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे ओवरलैपिंग फंक्शन, अतिव्यापी कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अदर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं जिनके साथ उनका जो काम होता है वो ओवरलैप करता है। ठीक है, वो जो दोनों अथॉरिटीज़ हैं वो उनके आपस में कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। उनके जो है बहुत सारे जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, वित्तीय तरीके से उनको बहुत सारे जो है
बहुत सारी जो है मुश्किलें जो है झेलनी पड़ती हैं और उनके एक्सपेंडिचर पे जिस पे कि उसका सारा असर पड़ता है। तो यहाँ पे उनके जो फंक्शंस हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के हैं और जो अन्य डेवलपमेंटल अथॉरिटीज़ हैं उनके फंक्शन ओवरलैप होने के कारण जो है जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो अपना काम जो है ठीक ढंग से नहीं कर पाती हैं। इसके बाद है लैक ऑफ पावर। ठीक है, शक्तियाँ बहुत कम है। जैसे कि हम जानते हैं जो नगर निगम है या फिर जो अन्य नगर पालिकाएं हैं उनके जो अगर हम फॉर्मल हेड की बात करें तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं वहाँ के मेयर किसी भी जगह के, ठीक है, मेयर या फिर महापौर। लेकिन जो है जितनी भी जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं वो किसके पास होती हैं, वो होती हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं, तो जिसकी वजह से जो है अर्बन लोकल बॉडीज जो है अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं लिमिटेड कैपेसिटी, बहुत ही सीमित क्षमता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इनके जो राज्य सरकार है वो बहुत ज़्यादा जो है इन पर जो है नियंत्रण करती है बहुत तरीके से, क्योंकि जो राज्य सरकारें होती हैं उनके पास शक्तियाँ हैं कि कुछ परिस्थिति में जो है स्थानीय निकाय को वो हटा सकती हैं या फिर भंग कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो है लिमिट इनकी जो कैपेसिटी है उस पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो प्लानिंग होती है और जो प्लानिंग होती है वो किस पे होती है, वो हायर लेवल पे होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे होती है, जिसमें कि लोकल बॉडीज़ को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाता। तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है लोकल नीड्स जो होती है किसी भी एरियाज़ की वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। प्लानिंग जो होती है लोकल नीड को समझते हुए नहीं होती, तो प्लान जो होता है वो पुअर होता है, जिसकी वजह से जो पूरा जो प्लान है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत बहुत ज़्यादा खराब होता है। इसके बाद हम देखेंगे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, तालमेल की कमी है। जब भी कोई मतलब बहुत सारी ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो सेंट्रल लेवल पे गवर्न होती है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके बीच में जो है कई बार जो है तालमेल की कमी देखी गई है, जिसके कारण जो है जितनी भी स्कीम्स होती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा बुरा होता है और जिसके कारण जो है पुअर अर्बन गवर्नेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है जो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है उनके सामने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से मेजर्स हैं जिसको कि हम अपना कर जो है पूरे अर्बन लोकल बॉडीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि कंडक्टिंग इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस को जो है टाइम पे कंडक्ट करना चाहिए ताकि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको और ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन किया जा सके। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है करप्शन को कम किया जा सकता है और जो है वहाँ पे जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना भी जो है नागरिक जो प्रशासन है उसको हम लोग और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, उसमें और ज़्यादा जो है पारदर्शिता ला सकते हैं। ऑटोनॉमी, स्वायत्ता देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी पूरी फंक्शनिंग में उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी बहुत ज़रूरी है ताकि जो है वो अपनी जो भी सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं वो जो है और बेहतर तरीके से दे सकें। इसके बाद हम देखते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकारी निजी कंपनी जो है भागीदारी। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो सिटी डेवलपमेंट है उसका कार्य जो है वो पीपीपी के थ्रू जो है पीपीपी के थ्रू जो के अंतर्गत जो है लाना चाहिए। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो और ज़्यादा एनकरेज हो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने के लिए, ताकि जो है सिटी का डेवलपमेंट और बेहतर तरीके से किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन ने जो एक रिकमेंडेशन दी थी कि धीरे धीरे जितने भी स्थानीय निकाय हैं, शहरी स्थानीय निकाय हैं, उनका जो अनुदान का जो हिस्सा है उसको धीरे धीरे जो है बढ़ा देना चाहिए करीब 40% तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी जो है जो लोकल बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है नागरिकों की सेवा जो है जो एसेंशियल नागरिकों की जो सेवाएं हैं वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, वो अर्बन लोकल बॉडीज़ ही करा रही हैं। बहुत तरह की उनको फैसिलिटीज़ देती हैं। ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के लिए जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इनको फंक्शनल ऑटोनॉमी जो है वो देनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, आल्सो डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ द टेक्नोलॉजी इन वेरियस एरियाज। ब्लॉकचेन तकनीक क्या है, इसके क्या फायदे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर भी चर्चा करें। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा देख लेंगे।
तो यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये एक डिजिटल लेजर है। क्या है? डिजिटल लेजर। अब उससे पहले हम समझेंगे कि आखिर लेजर क्या होता है। लेजर ऐसा एक रिकॉर्ड होता है जिसमें कि क्या चीज़ें आई हैं, क्या चीज़ें गई हैं, उन सब का रिकॉर्ड होता है। क्या हमने खरीदा है, क्या हमने बेचा है, तो उन सब का रिकॉर्ड होता है। इसी तरह जी ये जो डिजिटल लेजर है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन कहाँ पर जोड़ी गई है, क्या हुआ है, वो सब कुछ जो है रिकॉर्ड होता है, सारा डेटा रिकॉर्ड होता है। इसलिए इसे एक डिजिटल लेजर का नाम दिया गया है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, उसको डिजिटल बनाया जाता है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये जो है एक ब्लॉकचेन डिजिटल प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी को संग्रहित करता है। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको डिजिटल फॉर्मेट में ही जो है उसको जो है स्टोर करता है। तो और ये जितने भी डेटा होता है, जितना भी इंफॉर्मेशन होती है, ये एनक्रिप्टेड होती है, क्रिप्टोग्राफी आधारित होती है और जो है इसे वाइड नेटवर्क में जो है पूरे नेटवर्क पे जो है वितरित किया जाता है। इसीलिए ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है सुरक्षित टेक्नोलॉजी जो है वो मानी गई है। और ये इसमें क्या होता है, ये काम कैसे करती है, इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक्स होते हैं, हर ब्लॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है यहाँ, इंफॉर्मेशन काफ़ी सारी जो है स्टोर होती है। और यहाँ पे क्या आया है, कौन सी इंफॉर्मेशन आई है, यहाँ पे कौन सी गई है, तो सब कुछ उसमें स्टोर होता है। लेकिन हर ब्लॉक की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, वो लिमिटेड होती है। तो ये जब ब्लॉक जब भर जाता है पूरा इंफॉर्मेशन से, तो फिर जो नेक्स्ट ब्लॉक होता है उसमें आगे की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। और ये जितने भी ब्लॉक्स हैं, ये जो है एक लीनियर पैटर्न में जो है अरेंज होते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है अरेंज होते हैं। और इसमें जो है वापस पीछे जाके किसी भी इंफॉर्मेशन को एडिट करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड माना जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने देखा है कि प्रत्येक ब्लॉक में जानकारी का एक सेट होता है। ब्लॉक में कुछ भंडारण क्षमता होती है, उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है और जब वो भर जाता है तो फिर उस एक नया ब्लॉक जो है वो जनरेट हो जाता है। और ये ब्लॉक्स जो होते हैं वो आपस में जो है लिंक होते हैं एक प्रॉपर लाइन में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिगजैग किसी भी हैप्पीसार्ट मैनर में जो है ये अरेंज हो, ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक प्रॉपर ऑर्डर में जो है इनको अरेंज होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ब्लॉक्स में स्टोर होती हैं, इसीलिए इसको जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोला गया है। तो अब हम इसके एडवांटेजेस समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी को बहुत ज़्यादा इंश्योर करता है। ट्रांसपेरेंसी या फिर हम कह सकते हैं पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। तो कि जितने भी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उससे जो है कोई भी जो है उसको जो है कोई जो भी ट्रांजैक्शन है उसको कोई भी व्यू कर सकता है अपने जो है पर्सनल नोट से, या तो वो उसको जो है कोई भी ट्रांजैक्शन को व्यू कर सकता है, या फिर इसमें एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर होता है। ठीक है, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर होता है, उसके ज़रिए जो है कोई भी जो है किसी भी ट्रांजैक्शन को देख सकता है कि लाइव ट्रांजैक्शन कहाँ पर हो रही है, जिसके कारण जो है पूरी की पूरी जो है पारदर्शिता इसमें देखी जा सकती है। हालांकि जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो एनक्रिप्टेड होती हैं। ठीक है, वो एनक्रिप्टेड होती हैं और केवल जो उसका ओनर होता है वही उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो है आइडेंटिटी को छुपा के भी जो है यहाँ पर जो है एनक्रिप्टेड तरीके से जो है काम किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसमें पूरी की पूरी जो है पारदर्शिता जो है उसको सुनिश्चित किया जाता है। दूसरा हम देखेंगे सिक्योर ट्रांजैक्शन। ठीक है, सुरक्षित लेन देन होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम डिजिटली कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ होता है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में ये सब होती हैं। इसकी वजह से जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो सिक्योर्ड होती हैं और केवल जो ओनर होता है अपने अकाउंट का वही कोई भी इंफॉर्मेशन या वही कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो केवल जो है व्यू कर सकता है, जिसके कारण कोई भी हैकर जो है
उसको जो है कोई भी इंफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन को व्यू नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो है इसको एक सिक्योर ट्रांजैक्शन माना गया है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेसेबिलिटी। ठीक है, पता लगाने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। जब भी कोई एक्सचेंज होता है किसी भी सामान की खरीद या फिर जब भी कोई गुड्स की जो है यहाँ पे एक्सचेंज होता है, खरीदा या बेचा जाता है, तो उसके बीच में जो सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड होती हैं। सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। कोई भी जो है इसका जो ऑडिट ट्रेल्स होती है वो यहाँ पे देख सकता है कि कहाँ पे कोई भी किस ब्लॉक में कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड हुई है। तो यहाँ पर जो है उसको ट्रेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि पता चल जाता है कि कहाँ पर जो है किस ब्लॉक में जो है यहाँ पर जो है एडिट किया गया है या फिर कहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो जोड़ी गई है। तो जिसके कारण से जो है यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, मेडिसिन सेक्टर की या फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, तो वहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक में जितनी भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको हम लोग जो है अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेसेबिलिटी जो है इसका बहुत ही बड़ा फायदा है। इसके बाद हम देखेंगे इम्यूटेबल, अडिग है। ठीक है, कोई जो भी डेटा जो है एक बार एंट्री हो गई है, ठीक है, डेटा एंट्री हो गई है, वो इरिवर्सिबल है, उसको जो है फिर से हटाया नहीं जा सकता। जैसे कि अगर कोई भी बिटकॉइन है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो परमानेंटली रिकॉर्ड हो गई है और उसे कोई भी जो है वो देख सकता है। तो यहाँ पे जो है इम्यूटेबल है, ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। इसके बाद है क्विक प्रोसेस, त्वरित प्रक्रिया है। जैसे कि अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होने में कई दिन लग जाते थे, फिर अब है कि 3 दिन लगते हैं। लेकिन विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये बहुत ही कम टाइम में जो है वो पूरी हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इससे जो है एक और इसमें पॉइंट आ सकता है, प्रिवेंट फ्रॉड। ठीक है, ये फ्रॉड को बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करती है, क्योंकि जो भी डेटा स्टोर होता है वो बहुत जगह होता है। ठीक है, कई सारे लोकेशंस पर जो है डेटा जो है स्टोर होता है, मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड जो है डेटा स्टोर होता है। तो अगर कोई भी, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है किसी एक नोड को ऑल्टर करने की कोशिश करता है, तो जो अदर नोड्स होते हैं वो जो है उनको वहाँ पे जो है केवल एक ही जगह पर जो है, मतलब कि एक ही जगह पे वो जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑल्टर कर सकता है। बाकी सारे नोड्स पे इंफॉर्मेशन जो है वो जस की तस ही रहती है। तो जिसकी वजह से जो है फ्रॉड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है कम हो जाते हैं। तो फ्रॉड को प्रिवेंट करने में भी बहुत ज़्यादा काम करता है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो हम इसकी एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज करने में बहुत ज़्यादा जो है मदद करेगा। लैंड रिकॉर्ड्स में जितनी भी जो धोखाधड़ी होती है लैंड डीलिंग्स में, उसको रोकने में बहुत ज़्यादा काम करेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा जो है डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो सब सेफ होंगे, और जो है ट्रांजैक्शंस जो होंगी उसको बहुत ही ज़्यादा इजी बनाने के लिए काम करेगा। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके जो है लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड डील को बहुत ही ज़्यादा सेफ और ईजी बनाया जा सकता है। जैसे कि तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे लैंड डील्स के लिए जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे गुड गवर्नेंस, सुशासन के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी पब्लिक रिकॉर्ड्स है उसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने के लिए काम करेगा। इसके साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको ऑडिट करने में, ठीक है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो ऑडिट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ताकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके प्रोसेसिंग टाइम को जो है बहुत ज़्यादा कम करता है, और जो डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को भी जो है सुनिश्चित करता है। इलेक्टोरल वोटिंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा ये काम आ सकता है, क्योंकि जब भी कोई ऐसे, अगर कोई एनोनिमस वोटिंग होती है या फिर कहीं पर भी टैम्परिंग होती है तो उसका पता जो है तुरंत लगाया जा सकता है। तो गुड गवर्नेंस में जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही अच्छे से काम कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, बैंकिंग में जो है यूजुअली क्या होते हैं, बहुत सारे जो कंसर्न होते हैं वो आइडेंटिटी टैम्परिंग होती है, आइडेंटिटी चोरी होती है, कॉस्ट एफिशिएंसी जैसी तमाम चीज़ें जो है देखी जाती हैं। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल करके जो है इसको सेव किया जा सकता है। आइडेंटिटी जो है उसको चोरी नहीं होती है, उसको सेव किया जा सकता है, और लो कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंसी को भी बढ़ाया जा सकता है।
इसके बाद हम देखेंगे हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में भी बहुत ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट के हेल्थ रिकॉर्ड, ठीक है, पेशेंट के हेल्थ रिकॉर्ड, उसके इंश्योरेंस रिकॉर्ड, वो सब कुछ जो है वहाँ पे मेंटेन होता है, जिससे कि अगर कहीं पे भी जो है पेशेंट अगर कहीं पर भी जो है देश में या फिर विदेश में अगर कहीं पर भी बीमार होता है, तो उसके हेल्थ रिकॉर्ड को जो है हेल्थ रिकॉर्ड को जो है एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है हेल्थ केयर सिस्टम में भी ये जो है बहुत अच्छे से काम कर सकता है। फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ट्रैक करने के लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। इसी के साथ साथ जो एजुकेशन सेक्टर है, शिक्षा क्षेत्र है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। जितने भी जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनके एजुकेशनल रिकॉर्ड है, उनके असाइनमेंट है, उनके अटेंडेंस है, उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उन्होंने कहाँ पार्टिसिपेट किया, वो सब कुछ रिकॉर्ड जो है वहाँ पे हो सकता है, जिसके लिए जो है उनके रिक्रूटर्स जो होते हैं उसको आसानी से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। जो टीचर्स होती हैं उन पर उनकी जो है एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, कि कितने जो लोग हैं, कितने बच्चे हैं जिन्होंने उनके जो सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है, उनके सब्जेक्ट में जो है बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो टीचर्स की परफॉर्मेंस को भी बढ़ाने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए भी जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो फ्रॉड्स को बहुत ज़्यादा डिक्रीज करता है और बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है सिक्योर करता है। और हम कह सकते हैं कि ये इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, इसकी जो हम अगर इसको यूज़ करके जो है इस बहुत सारे सेक्टर्स में जो है इसको एक गेम चेंजर के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, फूड एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इंश्योरेंस सेक्टर है, इन सभी को हम और अच्छे बना सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज़ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज सिटीजन चार्टर, आउटलाइन इट्स लिमिटेशन एंड आल्सो सजेस्ट मेजर्स फॉर इट्स ग्रेटर इफेक्टिवनेस। सिटीजन चार्टर क्या है, इसकी सीमाओं को रेखांकित कीजिए तथा इसके अधिक प्रभाव उत्पादकता के उपाय भी सुझाइए। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर या फिर हम इसको नागरिक चार्टर भी कह सकते हैं। तो सिटीजन चार्टर कैसे शुरू हुआ था, पहले एक बार हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि गुड गवर्नेंस जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, उसके लिए जो है गुड गवर्नेंस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और गुड गवर्नेंस जो है वो 3 चीजों पे एम्फेसाइज करता है। पहली क्या है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, दूसरी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, दूसरी है अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि जवाबदेही, और तीसरी है रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब कि प्रतिक्रियाशीलता, ठीक है, अनुक्रियाशीलता। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 3 जो बहुत ज्यादा गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ही ज्यादा जो 3 चीजों पे जो एम्फेसाइज किया जाता है वो ये चीज है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सिटीजन चार्टर शुरू कैसे हुआ था, तो सिटीजन चार्टर जो है वो शुरुआत जो हुई थी वो उसके यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। यूनाइटेड किंगडम में जो है 1991 में एक जो है नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसका की एम था कि जितनी भी जो पब्लिक सर्विसेज की जो क्वालिटी है, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना ताकि वहाँ के लोगों की उसको नीड के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको सेवाएं जो है वो प्रदान करें। और इसके बाद जो है 1998 में टोनी ब्लेयर ने जो है इसको फिर से लागू किया था और यहाँ पे उसका नाम रखा था सर्विसेज फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सिटीजन चार्टर की बात करें, ठीक है, सर्विसेज से रिलेटेड है, जैसे कि अभी तक हमें समझ में आया, तो सर्विसेज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो नागरिक चार्टर है ये एक ऐसा दस्तावेज है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करता है, कुछ मानक सेट करता है कि वो किस तरह की जो है वहाँ पे सेवाएं प्रदान करेगा लोगों को, या फिर कितने समय अवधि में जो है क्या सेवाएं प्रदान करेगा। तो ये जितने भी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को देने का वादा करती है, उसी को हम नागरिक चार्टर या फिर सिटीजन चार्टर का नाम देते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, इसी से जो है जितने जो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं और उनका जो यूजर्स होते हैं, जो कि उपभोक्ता होते हैं, उनका जो ट्रस्ट होता है वो बिल्ड करता है।
तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा उपकरण है जो प्रशासन द्वारा, ठीक है, जितने भी प्रशासन द्वारा दी जा रही जो भी पब्लिक सर्विसेज है उनके प्रति जो है उनकी उत्तरदायित्व जो है सुनिश्चित करता है, उनकी जो है आंसरेबिलिटी को जो है सुनिश्चित करता है। और जनता का विश्वास जो है कोई भी सरकार जो है तभी उनको मिलता है, कोई विश्वास या समर्थन जो है सरकार को तभी मिलता है जबकि उन्हें लगता है कि उनके साथ न्याय हो रहा है। तो सिटीजन चार्टर क्या है? सिटीजन चार्टर जो है सरकार द्वारा दी जा रही या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी मिनिस्ट्रीज हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनके द्वारा दी जा रही जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके द्वारा दी जा रही सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स को बताता है, उनके द्वारा, और वो किस टाइम पीरियड में कंप्लीट होगी, ठीक है, टाइम पीरियड का जो है ये उल्लेख करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिटीजन चार्टर है इंडिया में कहा गया है कि इसमें जो है कई सारे जो हैं बहुत सारे जो है तत्वों को शामिल करना चाहिए, और वो कौन कौन से तत्व हैं उसमें 6 की बात की गई है। पहला क्या है? पहला जो है विजन और मिशन होना चाहिए, ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन है, क्या मिशन है, उसके बारे में बात की होनी चाहिए, ठीक है। संगठन का दूरगामी एवं मिशन जो है व्यक्त होना चाहिए। संगठन द्वारा किए जा रहे वाले व्यापार कार्य का जो है विस्तृत रूप से जो है उल्लेख होना चाहिए, ठीक है, विस्तृत रूप से उल्लेख होना चाहिए, विस्तृत रूप से जो है विवरण होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे ग्राहकों का विवरण, मतलब कि नागरिकों या फिर उपभोक्ताओं का विस्तृत विवरण होना चाहिए। प्रत्येक ग्राहक समूह को प्रदान की जाने वाली सेवाएं जो है उनका जो है पूरा विवरण होना चाहिए, ठीक है। उपभोक्ता जो है समूह को जो है किस तरीके से कौन सी सेवाएं जो है उपलब्ध कराई जाएंगी, या फिर जो है कोई भी सेवा जो है वो कहाँ से और कैसे उपलब्ध होगी, उन सभी का इसमें उल्लेख होता है। इसके बाद इसमें एक शिकायत निवारण तंत्र होता है और उसका विवरण होता है, और इसे जो है लोग इस तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे अपनी शिकायतें को जो दूर कर सकते हैं, उसका भी पूरा विवरण होता है। इसके बाद है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द क्लाइंट्स, ग्राहकों से क्या अपेक्षाएं होती हैं, इसका भी पूरा विवरण दिया जाता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर इसकी आखिर लिमिटेशंस क्या हैं। अच्छा, लिमिटेशंस के पहले हम इसके अगर एम की बात करें, ठीक है, इसके एम की बात करें तो एम जो है इसका हम एम जो है हम कह सकते एम जो है हम कह सकते हैं कि ये इसमें जो है सिटीजन्स को जो है अवेयर कराया जाता है, उनकी राइट्स के बारे में जो है उनको जागरूक कराया जाता है। इससे जो है अकाउंटेबिलिटी जो है वो सुनिश्चित की जाती है कि किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए किसी पर्टिकुलर अधिकारी की जो है जवाबदेही तय की जाती है कि कार्य न होने पर जो है किसकी जिम्मेदारी होगी, तो किसकी जिम्मेदारी किसी की जिम्मेदारी तय की जाती है, और जो है अगर काम नहीं हुआ तो नागरिकों को क्या कंपनसेशन मिलेगा, ये सारी जानकारी दी जाती है। अगर कार्य पूरा हो गया तो किसी अधिकारी को क्या किस तरीके से रिवॉर्ड किया जाएगा, तो ये सारी जानकारी इसमें होती है। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, लोगों को जागरूक कराने का काम कौन करता है, वो सिटीजन चार्टर करता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके लिमिटेशंस के बारे में, इसकी सीमाओं के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है। जो भी स्टाफ होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें प्रशिक्षण की कमी होती है, ठीक है, वो जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज नहीं होता, बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं होता, जिसके कारण से जो है वहाँ पे लोगों तक जो है सेवाएं जो है बहुत अच्छे से जो है नहीं पहुँचाई जाती। जो भी चार्टर में जो कमिटमेंट दिए गए हैं उसको वो पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, वो ऐसे व्यक्ति उसको पूरा ही नहीं कर सकते जिनको पता ही ना हो कि वो उसमें लिखा क्या है, वो अनअवेयर होते हैं, वो खुद ही अनअवेयर होते हैं कि उसमें लिखा क्या है, ठीक है। जिसको पता ही नहीं है तो वो जो है वो कैसे करेगा, तो कंटेंट जो है वो क्लियर नहीं होता इसके, तो जिसकी वजह से कंटेंट क्लियर नहीं होगा तो उसके जो है पूरे इम्प्लीमेंटेशन पे जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। इसके बाद हम देखते हैं यूनिफॉर्म चार्टर्स, ठीक है, एक ही तरह का जो है चार्टर है वो सभी डिपार्टमेंट, सभी मिनिस्ट्रीज के लिए जो है लागू कर दिया जाता है, लेकिन हर डिपार्टमेंट की जो है वहाँ पर जो है हर डिपार्टमेंट जो है अलग अलग तरह की सेवाएं जो है प्रदान करता है, उनकी जिम्मेदारियां अलग अलग हैं, तो उनके चार्टर भी अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ऑफिस है वो जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसी के चार्टर को कॉपी करके उसी से जो है काम करती रहती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास अपना सीसी जो सिटीजन चार्टर जो है वो है ही नहीं। तो ये सब जो कमियां हैं इसको दूर करने की हमें ज़रूरत है। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, जब भी कोई भी सिटीजन चार्टर बनाया जाता है ये लोगों को हित के लिए बनाया जाता है, लोगों को अवेयर करने के लिए, उनकी राइट्स क्या है वो बताने के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसमें जो है सिटीजन्स को, एनजीओज को कंसल्ट ही नहीं किया जाता। जब उनकी कंसल्ट
जब लोगों को कंसल्ट नहीं किया जाएगा तो उनकी नीड्स, उनकी विशेस को जो है वहाँ पे ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे सिटीजन्स की क्या रिक्वायरमेंट है उसमें कई बार जो है उसको एड्रेस नहीं किया जाता है। इसके बाद है इम्प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स, अव्यवहारिक मानक। ठीक है, इम्प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे कई बार ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं जो कि उनको पूरा ही नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिनको कि नेग्लिजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, नेग्लिजेंस के शिकार होते हैं, जिनको कि इग्नोर कर दिया जाता है। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं, मानक ऐसे होते हैं, या कई बार जो है बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है जिनको कि पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आउटडेटेड। ठीक है, आउटडेटेड जो है पुराना। ठीक है, पुराना होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इनको जो है जब सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज के पास खुद का सिटीजन चार्टर नहीं है तो सोचिए उसको अपडेट करने में तो है वो लोग कभी सोचते भी नहीं होंगे। ठीक है, तो अब अपडेट नहीं होता तो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में या फिर जो बदल रहे सिनेरियो में कोई सिटीजन चार्टर कितना कारगर होगा उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नॉन कंप्लायंस, गैर अनुपालन। बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि जो सिटीजन चार्टर में लिखा है उससे कंप्लाई नहीं करते, उसकी जो है उसमें क्या लिखा है उससे जो है उस पर सोचते भी नहीं है, विचार भी नहीं करते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंपनसेशन का जो है कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो सिटीजन चार्टर में जो भी स्टैंडर्ड्स लिखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो है काम नहीं करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो स्टाफ होता है वहाँ का स्टाफ जो है उनमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता सिटीजन चार्टर को जो है इम्प्लीमेंट करने का। क्योंकि वहाँ पे जो है किसी की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जो है तय नहीं होती, तो जो स्टाफ होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है उनका भी रवैया जो हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ढीला ढाला होता है। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को खुद ही नहीं पता होता उनकी राइट्स के बारे में। ठीक है, लोगों को खुद नहीं पता होता यहाँ पे जरूर। और क्या यहाँ पे ऐसा भी देखा गया कि बहुत ही कम लोग हैं ऐसे बहुत ही कम एंड यूजर्स हैं जिनको कि ये भी पता होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या कमिटमेंट्स किया हुआ है, क्या क्या कमिटमेंट्स बोला है कि उनको क्या क्या सर्विस जो है वो दी जाएगी, तो लोगों को पता ही नहीं होता। इसके लिए ज़रूरी है कि जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और कई बार ऐसा देखा गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे जो है फंड्स, कोई भी पैसा जो है फाइनेंसेस जो है वो उसका अलग बनाते ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं होता उनकी राइट्स के बारे में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स हैं जिससे कि इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके सिटीजन चार्टर को। तो सबसे पहले क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी और जवाबदेही होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी ऑफिसर को जो है अकाउंटेबल करना उसके रिजल्ट के लिए। ठीक है, कि उसका जब अगर रिजल्ट आएगा तो उसकी जवाबदेही अगर उसकी तय हो जाएगी, किसी ऑफिसर की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर तय हो जाएगी तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो कार्य पूरा ना हो या फिर वो कार्य जो है ठीक ढंग से ना हो। ठीक है, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तय करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे रिड्रेसल मैकेनिज्म, निवारण तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लियरली स्टेट होना चाहिए कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है अगर किसी व्यक्ति को कोई भी ग्रीवेंसेस है, कोई भी शिकायत है, तो उसको किस तरीके से जो है वो उसकी शिकायत का जो है निवारण किया जाएगा, उसको किससे मिलना होगा ठीक है, और कितने टाइम में। ठीक है, कितने टाइम में जो है उसकी शिकायत जो है दूर कर दी जाएगी, और अगर उसकी शिकायत दूर नहीं होती तो उसके आगे क्या स्टेप है। तो ये सभी चीज़ें जो है देनी चाहिए कि जो है यहाँ पे एक टाइम बाउंड होना चाहिए जितनी भी उनकी शिकायत है उनके निवारण के लिए। ठीक है, उसे एक समय सीमा जो है उसको तय कर देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, विकेंद्रीकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई भी सिटीजन चार्टर को फॉर्मुलेट किया जाता है तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ इतना काम होना चाहिए कि वो केवल गाइडलाइंस दे, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो अपने हिसाब से जो है उसके बाद सिटीजन चार्टर को फॉर्मुलेट करें। इसके बाद हम देखते हैं पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। ठीक है, सहभागी प्रक्रिया होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे तभी जब हम लोगों को कंसल्ट करेंगे, एनजीओस को कंसल्ट करेंगे, सिविल सोसाइटी एनजीओस को कंसल्ट करेंगे, तब भी जो है हम जो सिटीजन चार्टर के जो कंटेंट है उसको भी और इम्प्रूव कर सकते हैं। सिविल सोसाइटी को ध्यान में रख के ही हमें जो है सिटीजन चार्टर को पूरा फॉर्मुलेट करना चाहिए। तो इसलिए उनके क्या ओपिनियन है उसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
और अगर सिविल सोसाइटी जो है अगर उसमें अगर उनका पार्टिसिपेशन होगा तो उनको भी पता होगा कि आखिर सिटीजन चार्टर में क्या लिखा है, और वो तब और ज़्यादा विजिलेंट होंगे और वो और ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं अपने राइट्स के बारे में कि उनको क्या क्या सर्विसेज का वादा किया गया था, क्या क्या पूरा हुआ है और क्या क्या पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद वाइडर पब्लिसिटी, व्यापक प्रचार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोगों को पता हो कि क्या क्या जो है स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट किए गए हैं। स्टाफ की ट्रेनिंग, कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनके सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको बताना ज़रूरी है कि क्या क्या गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी चार्टर के। इसके बाद हम देखते हैं पीरियोडिक इवैल्यूएशन, आवधिक मूल्यांकन भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रियलिस्टिक असेसमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आज के सिनेरियो में जो है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना भी जो सिटीजन चार्टर है वो हमें जो है स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी का जो है मानक बताती है, ठीक है। टाइम फ्रेम में जो है हमें सर्विस डिलीवरी देनी है उसके बारे में बताती है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में बताती है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी तय करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो सिटीजन चार्टर है ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है ये सुनिश्चित करने के लिए जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की जाती है उसको सुनिश्चित करने के लिए जो है सिटीजन चार्टर का एक बहुत बड़ा रोल है। और सेवोत्तम मॉडल को अपनाकर, ठीक है, सेवोत्तम मॉडल को अपनाकर सिटीजन चार्टर जो है उसको अधिक सिटीजन फ्रेंडली जो है बनाया जा सकता है, ठीक है, सिटीजन फ्रेंडली बनाया जा सकता है। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।